वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। मेरा नाम शिल्पी है, जैसा कि मैंने बताया, और आज से आपकी एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो किसके रिगार्डिंग होगा? एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, UPPSC, BEO एंड ROARO। क्योंकि आप जानते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो ये खूबसूरत सा जो प्लेटफॉर्म है एजुकेशन से रिलेटेड, जो हम जिसमें PCS की तैयारी कराते हैं, चाहे वो यूपी के स्टेट की बात हो या फिर आप देखेंगे अलग अलग स्टेट की तैयारी भी हम यहाँ पर करवाते हैं, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन आज स्पेसिफिक यहाँ पर जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें UPPSC, BEO और ROARO के PYQ को देखेंगे, प्लस कुछ PYQs के साथ साथ हम उसके स्टैटिक पोर्शन में भी जाकर कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस का नेचर कैसा रहता है। देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में क्या है ना, आप जब बैठते हैं आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, लेकिन अगर उस तैयारी में आपने वो सुना है ना कहावत कि अपनी कुल्हाड़ी को इतना अच्छे से शार्प कर लीजिए कि एक बार में ही जब पेड़ पर प्रहार करे तो एक बार में ही कट जाए या वो लकड़ी टूट जाए। तो कुछ इसी तरीके से वो जो धार है ना, वो आपका PYQ है। तो उसको इतना शार्प कर लीजिए कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो आपको पता रहे कि क्वेश्चंस का नेचर कैसा होता है, या पूरे सिलेबस में सिलेबस कंठस्थ करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक कंप्लीट, एक संपूर्ण तैयारी, संपूर्ण जानकारी के साथ सही समय पर प्राप्त हो सके। उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। और जैसा कि मैंने कहा कि PYQ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप सही तरीके से क्वेश्चंस को समझ सकें, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होगी। और प्रैक्टिस करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेटर प्लेटफॉर्म आपको कहाँ मिल सकता है, जहाँ पर हम देखेंगे कि बाइलैंग्वेज क्वेश्चंस को देखेंगे, लाइक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पर हम PYQ को लेकर आए हैं ताकि कोई समस्या उत्पन्न ना हो आपको। और आज अगर हम बात करें इसमें तो पॉलिटी के PYQs को देखेंगे। इससे पहले ये सारी चीज़ें हम शुरू करें, आइए थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको हम यहाँ देख लेते हैं। जो बच्चे नए हैं या नहीं जानते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो @study for civil services क्या है, @study for civil सर्विसेज, ठीक है, @study for civil services का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करें, क्योंकि हम एक कंप्लीट तैयारी के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आपको सिर्फ ना केवल PYQ की एक सीरीज, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो देखेंगे तमाम ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके एग्जाम से संबंधित हैं, जो आपके PT से संबंधित हैं, चाहे वो मेन से संबंधित हो, चाहे वो आंसर राइटिंग से संबंधित हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, एवल्यूशन, टेस्ट सीरीज, इन सब की सुविधा आपको वन एंड ओनली डेस्टिनेशन हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर मिलेगा। यहाँ पर ये कॉल डिटेल्स आपको दिए गए हैं, इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन इन एग्जाम से रिलेटेड आपको लेनी हो तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ROARO, चाहे BEO की बात हो, चाहे UPPSC की, अदर स्टेट की, जैसा कि मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, आज पहली कक्षा है तो मैं चाहती हूँ कि पहले जो चीज़ें हैं थोड़ी सी स्पष्ट हो जानी चाहिए ताकि क्लियरिटी बनी रहे चीज़ों में, ताकि अस्पष्टता उत्पन्न ना हो। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिया जाएगा और 4 या 5 जो भी ऑप्शंस होंगे, 3 या 2 वो ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि भाई इस प्रश्न का उत्तर A, B, C में से कोई एक है। बट रेस्ट ऑफ जो हमारे ऑप्शंस होंगे, मान लीजिए इस प्रश्न का उत्तर कोई सा भी है, लेकिन रेस्ट ऑफ जो हमारे ऑप्शंस बचे होंगे उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये ज़्यादातर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन तो देंगे ही देंगे, हम साथ में आपको बताएंगे कि रेस्ट ऑफ ऑप्शंस यहाँ पर जो गलत है वो किस तरीके से गलत है। ठीक है,
क्योंकि ये नहीं है कि जो PYQ पढ़ के जा रहे हैं उसी से प्रश्न बन जाएगा, नहीं। हो सकता है इस प्रश्न में ऐसे ऑप्शन दिए जाएं, उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाए और उस एक्सप्लेनेशन से आपके लिए कई सारे क्वेश्चन जो है इजाद हो सकते हैं। तो शुरू करें। इतना ज्ञान अभी तक के लिए ठीक था। शुरुआत में देखिए क्या होता है ना, हर तरीके के बच्चे हैं यहाँ पर। हो सकता है कोई बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हो सकता है बिल्कुल अभी बेबी स्टेप्स लेना उन्होंने शुरू किया गया हो। तो सबको समेकित रूप से चलाने का जो हमारा उद्देश्य है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, वो यहाँ पर हम फुलफिल करेंगे। आइए, पहला कथन क्या कहता है, पहला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान यानी कि प्रोविजन किया गया है? ठीक है, किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देखिए क्या होगा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें। देखा जाए अगर सिंपल तरीके से तो भाई ये पता चल गया कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म की हमारी ड्यूटी ये बनती है कि इन चारों ऑप्शंस को आपको समझाया जाए, बताया जाए, क्योंकि सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर जान लेना ही इस सेशन का उद्देश्य नहीं है। इसके बियॉन्ड भी चीज़ों को जानना है, इस प्रश्न के इर्द गिर्द चीज़ों को भी हमें समझना है। ठीक है, तो ये हमने समझा कि भाई ऐसे ऐसे स्थापना हुई थी और जो पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे सर एलिजा इम्पे। क्या थे? सर एलिजा इम्पे पहले चीफ जस्टिस थे। स्पष्ट है? अब समझते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ अधिनियम पेश किए गए थे, क्योंकि वही हमने अभी देखा। तो पहला जो अधिनियम था वो था हमारा रेगुलेटिंग, मतलब पहला इन द सेंस इस प्रश्न में जो ऑप्शंस दिए गए उसमें पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, इसमें क्या था कि अधिकार जो थे कंपनी के पास सुरक्षित रख दिए गए। इसको इस तरीके से समझिए, इस अधिनियम ने क्या किया कि कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दे दी, लेकिन कंपनी की गतिविधियों को और कामकाज को विनियमित करने की मांग भी की। ठीक है, भारतीय मामलों पर इन्होंने नियंत्रण दिया। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी दे दिया गया था। किसकी बात करें हम? रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करने की बात करें। ठीक है, रेगुलेट करने की बात करें 1773। अब गवर्नर जनरल का जो परिचय वो था यहाँ पर कुछ इस तरीके से बदला, जैसे बंगाल के जो गवर्नर थे इस पद को बदलकर अब बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया, पहली चीज। ठीक है, इसके बाद इसमें देखेंगे कितने सदस्य थे इत्यादि चीजें हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर बात करें, इनका नाम आपने जब भी इतिहास पढ़ा होगा, पॉलिटी पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो उसमें ये नाम काफी बार सुना होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाए गए थे। और बंबई और मद्रास के, ध्यान रखिएगा, बंबई और मद्रास के गवर्नर अब क्या हो गए हैं? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करने लगे हैं। सोचिए इसमें से ही एक दो स्टेटमेंट और पूछ लिया जाए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत निम्न चीजों के प्रावधान है, तो वो दो तीन लाइन दे दी जाएंगी, आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। कुछ एक लाइन गलत डाल के तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं हम प्रश्न के इर्द गिर्द की चीज़ों को समझाएंगे। यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं बनना है हमें। ठीक है, वो आप ऑलरेडी मैं आशा करती हूँ पढ़ रहे होंगे हमारे प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पर जाके देखिए कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे PDF इत्यादि के लिए, सही डायरेक्शंस के लिए और अच्छे से गाइडेंस के लिए, मेंटोर के अंडर में काम करने के लिए, तो आप उसके लिए हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसमें हुई। वैसा कि हमने देखा प्रश्न में ही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशल की स्थापना की जानी थी, जिसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार शामिल थे, जहां सभी मामलों के निवारण की मांग की जा सकती थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। फिर इसके बाद हमने देखा 1781 में अधिनियम में संशोधन किया गया और गवर्नर जनरल, परिषद और सरकार के कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय यदि कोई कृत्य करते हैं तो उन्हें अधिकार क्षेत्र से छूट प्रदान की गई। 2-3 पॉइंट है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हमें यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को हमने यहाँ समझा। अब दूसरा था, फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या हुआ, जो कुछ कमियां रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान, उसको यहाँ पर सुधारने का प्रयास किया गया। जैसे कि इसे क्या कहते हैं, बोलते हैं कि जैसे वैकल्पिक रूप में 1784 का ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी इसे कहा जाता है और भारत में ब्रिटिश शासन के एक महत्वपूर्ण छठ का प्रतिनिधि भी करता है। 1773 से पहले के एक्ट की जो कमियां थी उसको इसमें दूर करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, जैसा कि अभी मैंने बोला। अब यहाँ पर इस
पिट्स इंडिया एक्ट का जो प्रोविजंस है वो क्या क्या थे, प्रावधान क्या थे, इसमें कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया गया, यानी कि कार्यों का डिवीजन शुरू हो गया। यहाँ पर किस किस कार्यों का, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों का। दोहरी सरकार, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डुअल सिस्टम की बात यहाँ पर आएगी, ठीक है। दोहरी सरकार की प्रणाली स्थापित की गई, जैसे नियंत्रण बोर्ड देखेंगे, निदेशक मंडल। तो राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया जो भारत में ब्रिटिश संपत्ति के नागरिक और सैन्य सरकार या राज्यों के सभी कार्यों का पर्यवेक्षण या निर्देशन या डायरेक्शंस वगैरह देते थे। निदेशक मंडल, इसमें वाणिज्यिक मामलों के प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया, इसलिए इसे वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया गया, ठीक है। आप देखेंगे हालांकि अंतिम अधिकार जो है ब्रिटिश सरकार के पास में ही था, बट ऑब्वियस सी बात है ये व्यवस्था 1858 तक निरंतर जो है कंटिन्यू रही थी। और भारत में कंपनी मामलों पर सर्वोच्च नियंत्रण भारत के कंपनी के क्षेत्रों पर पहली बार भारत में ब्रिटिश अधिकार कहा गया। क्या कहा गया, भारत में ब्रिटिश अधिकार कहा गया, इसलिए ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एज इट इज एक्सप्लेनेशन लाने का तात्पर्य ये है कि आप ये सब पढ़ रहे हैं ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि PYQ के लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि साथ साथ में पॉलिटी हो गया, उसके नोट्स भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमारे प्लेटफॉर्म पर @study for civil services का अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, वहाँ पर सारे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं एक्ट 1813 क्या था, ये कैसे 1773 के और 1784 के एक्ट से डिफरेंट था। तो ये जो है 1813 में ब्रिटिश संसद ने चार्टर पारित किया, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और व्यापार प्रथाओं को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया गया, ठीक है। इसमें क्या था कि कई तरीकों के कंपनी के एकाधिकार को प्रभावी रूप से अब यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, साथ ही सामाजिक और शैक्षिक सुधारों के कुछ प्रोविजन भी दिए गए। और 1830 के प्रमुख प्रावधानों की जांच करता था, जो कि औपनिवेशिक, ठीक है, औपनिवेशिक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण और सामाजिक जिम्मेदारियों पर केंद्रित था। 1813 का चार्टर एक्ट। अब आता है लास्ट हमारा ऑप्शन क्या था, आप ध्यान देंगे तो 1833 का आपका चार्टर एक्ट आता है। ये हमने कंप्लीट किया, हमने ये किया। अब हम चार्टर एक्ट 1833 को यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कहते हैं कि 33 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें क्या था कि इस अधिनियम के निर्माण का प्रमुख ध्येय क्या था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 में सरकार के विधि निर्माण को और विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट किया गया, ठीक है। जैसे कि क्या क्या परिवर्तन किए गए, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से अब यहाँ पर समाप्त कर दिए गए। कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना था। तो ये सब शब्द देखिएगा आपके ना स्टेटमेंट के तौर पर एग्जाम में क्वेश्चंस में मिलता है, केवल, सभी, मात्र। तो इन शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि यहाँ पर गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या किया जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। वहां पर हमने देखा गवर्नर जनरल को क्या कहा गया, ठीक है। फिर इसके बाद कैसे कैसे चेंजेस आए वो हमने देखा, वैसे यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और भारत का जो ये गवर्नर जनरल था वो सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियां प्रदान इनको की गई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बात की जाए तो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, डिफरेंस समझिएगा। और मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। भारत के अब गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार दे दिया गया था, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत दी गई हैं, जो कि 1833 के एक्ट में मेंशन है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का इसके बाद इसमें 2-3 चीजें अच्छा रह गई हैं, ये देख लेते हैं। इसमें भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया, इसके लिए गवर्नर विधि आयोग, ठीक है, विधि आयोग का भी गठन किया गया था। और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का गठन किया गया था। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट पूछ लेंगे, जैसे BEO हो गया, RO में हो गया, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे देंगे कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसके दौरान, किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले की। तो ये बेसिक सी चीज़ें सिंपल हैं, 4 ऑप्शंस दे देंगे, कंफ्यूज कर देंगे, लॉर्ड वेस्टिंगिस की बात कर देंगे, मैकाले की बात कर देंगे, या जो भी हमने पीछे पढ़ा उनकी बात कर देंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो ये बारीक बारीक सी चीज़ों के विशेष ध्यान हमें रखना है। इस एक्ट के तहत एक बड़ी चीज़ हुई, वो क्या हुआ कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। और इस एक्ट में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जाति, वर्ण, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके लिए वह योग्य है वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है, वंचित नहीं किया जाएगा। और हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण ये प्रावधान उस वक्त लागू नहीं हो सका था।
दास प्रथा की बात करें, अब देखिए इसी पूरी लाइन पर, ये जो यहाँ पर आपको स्टेंजा दिया गया ना, इसी पर देखेंगे आप पीवाईक्यू भी बनाया, अभी समझाएंगे कैसे। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और गवर्नर जनरल के निर्देश दिए गए कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए। और भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस एक्ट में हमें देखने को मिलते हैं। फिर आप देखेंगे जो हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम आएगा, उसको जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस उसको बनाया गया है, उसको भी समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया, क्लियर है ना। तो अब आपके चारों पॉइंट्स यहाँ पर स्पष्ट हो गए हैं। बाकी इनको इसको पढ़िए, स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी ये है कि साथ साथ में अपना मॉडर्न हिस्ट्री हो गया और पॉलिटी को भी साथ साथ में पढ़ते रहिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब मैंने सही पे हाईलाइट क्यों किया, क्या होता है बच्चों, देखिए माफी चाहती हूँ क्या होता है ना कि जैसे नहीं और सही, जब भी प्रश्न में नहीं या फिर सही पूछा जाए तो यहाँ पर इस पे हमेशा अपनी तरफ से पहले क्या करना है ना, क्वेश्चन पढ़िए, आराम से पढ़िए, नजर हटी दुर्घटना घट जाएगी। ठीक है, आराम से पढ़िए और पूछिए कि देखिए उसमें क्या कह रहा है, कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, वहां पर सर्कल कर दीजिए अपने पेपर में, ताकि आपको याद रहे। बहुत बार क्या होता है ना, प्रेशर में वो चीजें मिस हो जाती है और वहीं से हमारी गलतियां शुरू हो जाती है और हम सोचते हैं कि हमने तो करेक्ट आंसर दिया, लेकिन क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है, यहाँ पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो ये टेक्निक्स भी इस पीवाईक्यू के दौरान समझाई जाएंगी। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के। अब 2-3 पॉइंट्स, अच्छा एक चीज और समझिए, अब एक स्टैंजा, माफी चाहती हूँ, एक क्या बोलेंगे, एक पॉइंट में आपको कितने फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, क्या वो सारे फैक्ट्स करेक्ट हैं। अगर सारे फैक्ट्स करेक्ट है दैट मीन्स वो स्टेटमेंट इज करेक्ट है। बट अगर आपके पास एक स्टेटमेंट में काफी सारे, एक से ज्यादा गलतियां हैं या एक गलती है या सही है बाकी की चीजें, तो इसका मतलब नहीं है कि वो सही हो जाएगा। अगर एक स्टैंजा में एक गलती है तो वो ऑप्शन गलत ही होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या सारी चीजें आपको करेक्ट लग रही हैं? बिल्कुल लग रही है। अभी हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर इम्फे थे, वो पहले चीफ जस्टिस थे, तो यहाँ पर ये ऑप्शंस का करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो क्या ऐसा था कि लेमिस्टर थे? अभी इम्फे पढ़ा ना हमने, लेमिस्टर तो नहीं थे, तो दूसरा कथन गलत है। आप देखिए दूसरा कथन कहाँ कहाँ है, उसको हटा दीजिए, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं, कुछ थोड़ी सी नॉलेज के साथ भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट हो गया, देखिए यही चीज यहाँ पर कही गई है, ऑलरेडी हम एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। अगला प्रश्न है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का, 1953 का, 1833 का, 1853 का, 1873 का चार्टर अधिनियम। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। तो अभी हमने 1813 का चार्टर अधिनियम देखा कि सारे व्यापार को जो है इस तरह से समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन का और चाय के साथ जो व्यापार थे उनको उन्होंने अनवरत जारी रखा था। ठीक है, तो यही यहाँ पर यही चीज कह रहे हैं। हमने देखा भी था कि 33 में चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। और 1813 जो इस प्रश्न का उत्तर है, इसके माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। स्पष्ट हो रहा है? कोई डाउट है तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1813 अभी हमने पढ़ा, जैसा कि ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। एक्यूरेट समझ आ रहा है? अभी हमने पढ़ा कि 1813 के चार्टर एक्ट के दौरान क्या हुआ कि बाकी के व्यापार के क्षेत्राधिकार को वहां पर समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के व्यापार को कंटिन्यू वहां पर रखा गया था। तो ये तो प्रश्न का कथन ठीक है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। कौन से कथन यहाँ पर सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, तीसरा गलत है। क्यों ठीक है, क्यों गलत है? आइए हम इसको यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि
एक्ट के माध्यम से कंपनी के द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। ठीक है, एक दो तो सही है, लेकिन तीसरा सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना और विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए क्या बना था, किस चीज का गठन किया गया, काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। ठीक है, इसलिए पहला तो दूसरा ठीक था, क्योंकि 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया और ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था, इत्यादि चीजों को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में इसको लाया गया, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना था। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था 1813 में, जबकि ऐसा नहीं है। कब की बात करें, कब आया था, यहाँ पर कब बता रहे हैं, 1858 में आया था। ठीक है, तो अभी जैसा कि मैंने बताया, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करिए, ताकि कंप्लीट तैयारी करी जा सके, चाहे वो पीटी की हो, चाहे वो मेंस की हो, आरओ की हो, चाहे वो, ठीक है, या फिर यूपीपीएससी की हो, या फिर आप देखेंगे कि बीईओ की हो। तो उन संपूर्ण तैयारी के लिए आप यहाँ पर कॉल डिटेल्स दिए गए, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। जो भी क्वेरी है, समस्या, कभी कभी ऐसा होता नहीं हो पाता, अदरवाइज ऑलवेज आपको ये नंबर्स एक्टिव मिलेंगे और यहाँ पर आप 7 डेज कर सकते हैं कॉल भी, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप आप @study for civil services को जरूर आज ही ज्वाइन करें। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। चार्टर एक्ट 18 क्या कह रहा है, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना बनाया। अभी हमने पढ़ा था, याद करिए, फटाफट से बताइए। 1833 का एक्ट है, 1853 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो विच वन इज करेक्ट, बताइए जल्दी, क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के दौरान ऐसी चीजें प्रावधान किए गए हैं जिनको हम और समझते हैं। इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण धारा है 87, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशस्थ प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण और इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य बच्चों, यह आयोग नहीं है, अयोग्य है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। देखिए, कभी कभी क्या होता है, टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, इट्स अ ह्यूमन एरर, तो इसको बहुत बढ़ावा नहीं देना है कि हो ये क्या हो गया, कुछ हमें अंडरस्टूड भी करनी होती हैं चीज़ें, है ना। ऐसे इवन अपना छोड़िए, यूपीएससी का भी एग्जाम में देखेंगे, उसमें भी कई बार कुछ चीज़ें ऐसी एरर होती हैं जो वाकई उस प्रश्न का अर्थ बदल देती है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक की आयु, अभी मैंने क्या बोला, सभी, केवल, मात्र, ऐसे शब्दों पे ध्यान देना है। 21 वर्ष की अधिक से अधिक, माफी चाहती हूँ, फिर से पढ़ते हैं। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा कथन कहता है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट ऐसे दिए गए हैं। ऊपर कथनों में से कौन से कथन यहाँ पर सही है, केवल एक, केवल दो, ना तो एक, ना ही दो, ना तो एक, ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। कैसे, यहाँ पर 2 कथन ठीक है। ठीक है, पहला कथन क्यों गलत है, यहाँ पर मैंने कहा सभी महिलाओं पे जोर दिया है, ध्यान दीजिए इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बात की गई है ना, कि 1919 के द्वारा जो महिलाओं को मताधिकार दिया गया था, यहाँ पर सीमित वर्गों की, सभी महिलाओं को नहीं, सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था, और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। जबकि सेकंड क्या कह रहा था, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार दलित वर्ग, ठीक है, महिलाओं, श्रमिकों के लिए किया गया, और अलग निर्वाचक मंडलों का प्रावधान, पृथक यानी कि अलग निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधान मंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन 2 सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ कह रहे थे कि महिलाओं की बात करती कि इसके अंतर्गत विधान मंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान है। इस प्रश्न से हमें इतना तो समझ आ गया, लेकिन क्या इस प्रश्न तक हमारी चीजें सीमित हो जाती? नहीं। तो हमने इसके एक्सप्लेनेशन से समझा कि नहीं भाई, महिलाओं के लिए भी किया गया, दलित वर्गों के लिए भी किया गया, श्रमिक वर्गों के लिए भी किया गया, तो सभी के लिए किया गया। तो अपने आप में आपको एक प्रश्न का उत्तर ऑटोमेटिकली इस तरीके से एक्स्ट्रा में मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 1919 का बात किया गया, भारत शासन अधिनियम, ठीक है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आपको स्पष्ट दिख रहा है ना, स्पष्ट तौर पर, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, अब सबसे पहले समझना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो यहाँ नाम दिया गया है वो है क्या। तो देखिए मॉन्टेग्यू जो थे भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय उस वक्त थे। अब 1919 का जो एक्ट आया, जो अधिनियम आया था, उसके प्रोविजंस क्या थे, जैसे केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, पहले राज्य परिषद, दूसरी केंद्र विधानसभा, पहली चीज, ठीक है। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली भी शुरू की गई यहाँ पर, और प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से, हस्तांतरित और आरक्षित। तो प्रांतीय विषयों को दो भागों में किसमें बांटा गया, एक हस्तांतरित और दूसरे थे आरक्षित। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, आपको हमारे नोट्स में भी ये चीज मिलेगी, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें काफी सारे जो विषय हैं उनको बांटा गया, आप देख सकते हैं, एक बार सरसरी नजर से देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है सरसरी नजर से, सरसरी नजर से नहीं देखिए क्या होता है ना, जब बहुत बार होता है कि पढ़ाते पढ़ाते भी ना स्लिप ऑफ टंग होने लगता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए मैं पहले ही, मुझे लगता है स्टार्टिंग में कभी कभी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ताकि बाद में ऐसी गलतियां होने से बचाव की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। सही कह रही हूँ ना मैं, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, होता ही होगा, आई एम श्योर, आप भले ही सच ना बोले लेकिन होता होगा, मुझे पता है, ठीक है। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1935, अब हमने 1919 का एक्ट देखा, अब हम 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस रेडी करता है। आइए समझते हैं कैसे, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें इसको यहाँ समझते हैं। भारत में वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया। क्या आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, मेरे ख्याल से दिख ही रहा होगा शायद, हाँ अफो बाबा एक सेकेंड, ये रहा, यहाँ पर ये है, ठीक है, दिख रहा होगा आई एम श्योर, ठीक है। तो आप कह रहे हैं भारत का सबसे पहले जो है संघीय शासन प्रणाली की नींव यहाँ पर रखी गई, और संघ की दो इकाइयां थी, संघ की दो इकाइयां थी, जैसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतें। अब क्या हुआ, संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में आई ही नहीं, क्योंकि इसमें देसी रियासतों ने शिरकत की ही नहीं, शामिल हुए ही नहीं, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया। फिर अवशिष्ट शक्तियां, जो आज के समय पे हम पढ़ते हैं ना, संघ सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां, है ना, उसमें केंद्र हावी रहता है अवशिष्ट शक्तियों में। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अवशिष्ट शक्तियां उस वक्त वायसराय को दे दी गई, और इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। और यहाँ पर फिर क्या हुआ, द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। अब आपको द्वैध शासन प्रणाली जो बताई है कहाँ से शुरू हुई थी, किस एक्ट के अंतर्गत, फटाफट अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच में 3 सूचियां दे दी, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची यहाँ पर दे दी गई है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आप प्रेजेंट टाइम में बता सकते हैं कि संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से, माफी चाहती हूँ, कितने टोटल विषय आते हैं, लिखिएगा, आप पढ़ रहे होंगे अगर अच्छे से तो समझ पा रहे होंगे पॉलिटी को, ठीक है। तो दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था यहाँ पर की गई, ठीक है। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित जो भारतीय सचिव की परिषद है उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, है ना। इसके बाद क्या हुआ, मताधिकार का विस्तार हुआ, लगभग 10% जनसंख्या, देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो अब हमें क्या पता चला, 1935 में यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई। और भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 37 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यूपीएससी की बात करें तो प्रांतीय सेवा आयोग, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। ये सारे प्रोविजंस वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, क्योंकि 1935 का एक्ट ऐसा है, काफ़ी बड़ा एक्ट था, और इसमें ऐसे ऐसे बदलाव थे जो आज के समय पे भी काफ़ी हद तक वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में कह दिया कि वर्तमान के संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 है, ठीक है। प्रमुख स्रोत की बात करें तो 1935 है एक्ट का। और इसके बाद आप देखेंगे स्टेटमेंट के तौर पे ये भी कहा जाता है कि हमारा संविधान ग्रहीत संविधान है, यानी कि हमने उधार की चीज़ें भी अडॉप्ट भी की हैं। ऐसे प्रश्नों को अभी हम देखेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीज़ें हो गई। 1937 में जो है संघीय न्यायालय की यहाँ पर स्थापना की गई। तो क्या यहाँ तक आपको समझने में कोई असुविधा हुई है? मैं साइड हट जाती हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और साथ में पढ़ते रहिए। कोई चीज़ नहीं समझ आती कॉमेंट बॉक्स में करिए, लेकिन पहले समझने
समझने का प्रयास करिएगा। एकदम से कूद नहीं पड़ना है कि नहीं नहीं अब तो बस आज तो मैडम का टेस्ट ही ले लेना है, नहीं, पहले समझिए, जब नहीं समझ आए 2-3 बार में पहले खुद से प्रयास करिए। हो सकता है कि शायद आप समझने का जो है वे कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले समझिएगा ठंडे दिमाग से, प्रश्न को रोक कर वीडियो को पॉज करके इसके बाद देखिएगा, ठीक है। आइए, भारतीय सिविल सेवा, अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। पूछ रहे हैं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, यानी कि दोनों कथन ठीक है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को हम समझते हैं। हालांकि दोनों कथन ठीक है। इसमें जो आईसीएस यानी कि सिविल सेवा प्रारंभ हुआ था 1854 में लंदन में, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1855 से इसे प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। लेकिन भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद भी इसमें कोई बदलाव परीक्षा में जो है भारत में ना होकर लंदन में ही किया गया। लेकिन 1990 के प्रोविजंस के अनुरूप वर्ष 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में होना प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में फिर दिल्ली में, ठीक है। और 1930 के दशक तक आते आते आप अंत तक देखेंगे कि यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई और 1941 में स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत इस परीक्षा में, इस जो है एग्जाम के लिए इस तैयारी में या फिर कह सकते हैं सेवा में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से ज़्यादा बढ़ गया। यही स्टेटमेंट दोनों आपके वहाँ पर दिए गए, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कथन आपके करेक्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ और स्थायी अवयव महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेशित यानी कि नॉमिनेट किया जाना। अब बहुत बार क्या होता है ना बच्चों, इंग्लिश हिंदी के चक्कर में नहीं फंसना है, जिस भाषा में समझ आए, ठीक है। वही कहते हैं ना, का भाषा का चाकरी, क्या बोलते हैं, का भाषा का चाकरी, जो है मैं या भूल रही हूँ आगे का हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो काले करे कमाज काम जुआरे कावरी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, मैं भूल रही हूँ अभी। तो जो बच्चे हिंदी लिटरेचर के होंगे उनको बहुत अच्छे से याद होगा। तो ठीक है, कहने का मतलब है कि ऐसी भाषा से डजेंट मैटर आपको समझ, जैसे होता है ना कि हमें हिंदी मीडियम के, नहीं, हमें हिंदी में ही समझना, नहीं ऐसा नहीं है, इंग्लिश का भी सहारा लेना, इंग्लिश वालों को हिंदी का भी सहारा लेना। जैसे कि यहाँ पर आप समावचित की बात कर रहे हैं, अब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो नॉमिनेट किया जाना जो है यहाँ पर, इसको ध्यान देना है। नॉमिनेट तो समझ आता है। तो आप देखेंगे 1935 में जो है देश के लिए लिखित संविधान की बात यहाँ पर नहीं की गई है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इसको समझते हैं। 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के संविधान का सबसे पहले उल्लेख हमें क्रिस्प मिशन, जो कि हमने यहाँ दिया है, इसके द्वारा किया गया, और अन्य 3 विकल्पों में करेक्ट 1935 में। अब क्रिस्प मिशन क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन के ऊपर भाई जापान ने जो है भारत पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो अब जो ब्रिटेन के जो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने मित्र राष्ट्र ने ब्रिटिश पे अब दबाव डालना शुरू कर दिया कि अब आप भारतीयों की मदद लीजिए वरना हम ये युद्ध हार जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब भारतीयों की मदद चाहिए। तो भारतीयों ने बोला कि भाई अब तो मौके पे चौका करना है अपन को, तो इतने दिन से प्रताड़ित करे तो बनता है ना। तो उन्होंने क्या किया, अब हम आपकी मदद तभी करेंगे जब आप हमारे कुछ शर्तों को मानेंगे। तो उस दौरान आप देखेंगे ऐसी कंडीशन में समर्थन प्राप्त करने के लिए 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिस्प की अध्यक्षता में एक मिशन को, मिशन किसी चीज को कहते हैं ना, ये वाला मिशन टारगेट करके भेजा गया है, चंद्रमा पे भेजा गया है, जैसे भी मिशन की बात करते हैं वैसे एक मिशन भारत भेजा गया। और मिशन भारतीय राज्य व्यवस्था में कुछ सांविधिक सुधार करने के प्रस्ताव लेकर भारत आया और इसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिस्प होने के कारण इसका मिशन को क्रिस्प मिशन नाम से जाना जाता है। स्पष्ट है, थोड़ी चीजें रिकॉल हो रही हैं और होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 की बात की गई है। किसकी बात की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 की बात की गई है, जो कि अभी हमने एज इट इज इसको पढ़ा था। देखिए अभी इसको रिपीट करने का कोई सेंस बनता है, बताइए आप। अभी हमने एग्जैक्टली इसको देखा क्योंकि उस प्रश्न में आया है, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है ताकि कुछ बच्चे हो सकता है ना स्किप कर करके पढ़ें, तो यहाँ पर देख ले समझ के। मेरा मानना है स्किप करके ना पढ़िएगा, है ना, क्योंकि यहाँ स्किप कर देंगे तो आप लिस्ट से स्किप हो जाएंगे। तो लिस्ट में पढ़े रहने के लिए चीज़ों को स्किप नहीं करना होता है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई 24 अगस्त 1946। सेकेंड
22nd अगस्त 1946, 25th ऑफ अगस्त 1946, 33rd ऑफ अगस्त 1946। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। अब यहाँ देखिए, कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा के 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें कौन कौन से जो है व्यक्ति जुड़े थे, जैसे कि राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, संविधान सभा के में नियुक्त किया किस तरह से? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ही। अपने आप में कई प्रश्नों को लिए हुए ये एक्सप्लेनेशन यहाँ दी गई है, इसलिए इसको स्किप नहीं करना है, फॉरवर्ड नहीं करना है, स्पीड बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से समझना है। ठीक है, प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान निर्माण में लगा कितना समय लगा? इससे तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इस लाइन से अपने आप में कई प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 26 नवंबर 1949 को जोड़कर संविधान निर्माण में इतना कुल समय लगा है। कितनी महिलाएं थी उस वक्त? इसमें 15। कुल अधिवेशन कितने थे? 11 थे। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है यहाँ पर, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति की है, और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, या मुखिया मतलब राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। बाकी के ऑप्शंस कह रहे हैं कौन सा सही है, तो यहाँ पर बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, लेकिन लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं मुखिया को, ये गलत है यहाँ पर, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसको समझते हैं कैसे। जैसा कि मैंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जो है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से राज्य के मुखिया यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो इसीलिए आपका तीसरा कथन वहां पर चौथा गलत था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा किस अधिवेशन में कितने दिन लगे यहाँ पर, और कब कब ये अंगीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 को समाप्त हुआ ये, और सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न कहता है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, कथन और कारण। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, स्पष्ट है। आर क्या कहता है? क्या आर इसकी सही व्याख्या कर रहा है? इसको समझना है। इसको एक ग्रहीत संविधान, अभी समझाया था, कहा गया है। उपयुक्त में से कौन से निम्न में से सत्य कथन है? अब देखिए, पहला कथन भी ठीक है, कथन जो है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता है। इसको ग्रहीत संविधान क्योंकि ये करता है, इसलिए इसको ग्रहीत संविधान कहा गया। ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रही। ऑप्शन दोनों करेक्ट है, लेकिन कहा जाए कि क्या आर ए की व्याख्या सही कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, यानी कि दूसरा कथन यहाँ ठीक हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, यही चीज बोली गई है। ठीक है, ग्रहीत संविधान है, जैसा कि मैंने कहा, अलग अलग देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया, जैसे कनाडा से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, या फिर फ्रांस से, रशिया से, हम देखेंगे उसको अभी आगे आने वाले प्रश्नों में। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे? एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। आप देखेंगे तीनों कथन ठीक है, लेकिन सरदार पटेल नहीं थे। तो जिसमें आपको यहाँ पर, इसमें माफी चाहती हूँ, पहला दूसरा इस तरह से ठीक कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो यानी कि पहला, दूसरे और तीसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कथन ठीक हो जाता है। तो प्रारूप समिति में देखेंगे कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। कुल सदस्य थे 7 अध्यक्ष के समेत, और वो अन्य सदस्य कौन कौन से थे? बी आर अम्बेडकर तो थे ही, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुत्ता, एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी एल मिटर, डी पी खेतान। तो ये याद रखना है। अगला है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? द इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी।
तो किससे संघवाद की जो है लिया गया है संघवाद आपका, आप यहाँ पर देख पाएंगे तो ऑप्शन बी यानी कि कनाडा से। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर समझ आ गया। अब इनसे क्या क्या लिया गया है अब हम यहाँ पर उसको भी समझ लेते हैं ताकि आने वाले प्रश्नों में आपको स्पष्टता और हो जाए। जैसे ब्रिटेन से क्या लिया गया, किस देश से क्या प्रोविजंस लिए गए, तभी तो ग्रही संविधान की बात की ना। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख दिए गए हैं। रट लेना है इसको, इतनी बार इससे प्रश्न पूछा गया है ना, आप देखिएगा। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। वहीं हमने ब्रिटेन से समझा, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से समझा, अब हम यहाँ पर कनाडा से समझते हैं। एक सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघ सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, शक्ति विभाजन संघ और राज्य के बीच। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। वहीं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा लिया गया है। और कुछ एल के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ठीक है। इन सब से संबंधित जो है ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया को आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, देखिए अभी रटना है आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है। कंटेंट देना, पढ़ाना, समझाना ये हमारी जिम्मेदारी है, बाकी इसको रटना आपकी जिम्मेदारी। जैसे दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया। वहीं फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट मीटिंग का प्रावधान लिया गया है। जर्मन यानी कि वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। तो आप बता सकते हैं कि आपातकाल के दौरान ऐसे कौन से मूल अधिकार है जिनका निलंबन नहीं होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, पूर्व सोवियत संघ, मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से हमने चीज़ों को समझा कि किससे क्या चीज़ दी गई है। अब इसी से संबंधित और प्रश्न आगे दिए गए हैं। जैसे राज्यों की संघ की संकल्पना को किससे लिया गया है हमारे संविधान में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से। अब क्या समझाना पड़ेगा कैसे क्या, पीछे हम ऑलरेडी यहाँ पर इसको डिटेल में बखूबी समझ चुके हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है। भारत ने संवर्ती सूची की संकल्पना, अभी जस्ट हमने देखा, यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसएसआर यानी कि रशिया के संविधान से। तो यहाँ पर आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट का जो है प्रावधान वहाँ से लिया गया है। ठीक है। और इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में अगर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र के द्वारा अंतिम रूप से निर्मित कानून ही मान्य होगा, और वही संवर्ती 7वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन से कथन यहाँ पर युग्म दिए गए हैं सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश दिया गया है नॉट करेक्टली मैच्ड, प्रोविजंस दिए गए और सोर्सेज दिए गए। अब जैसे मौलिक अधिकार के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया है, पूछ रहे कौन सा सही नहीं है। डीपीएसपीज के सामने आयरलैंड दिया गया यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के सामने। केंद्र की अवशिष्ट शक्ति यानी कि रेजिडुअल पावर्स ऑफ सेंटर ऑस्ट्रेलिया दिया गया। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी। क्यों सही नहीं है? केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां किससे ली गई हैं? तो ये आपकी केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो है आप देखेंगे कहाँ से ली गई हैं, कनाडा के संविधान से ली गई हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संवर्ती सूची की व्यवस्था, ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया। अभी हमने स्टार्टिंग में भी इसी चीज को समझा था। तो इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ पर एकदम से करेक्ट है, बस ये गलत था जिसका आंसर ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है आज का? कथन ए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, विच इज ट्रू। और कारण क्या कहता है? मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। ये दोनों कथन ठीक है, लेकिन आर जो है वो एक ही व्याख्या सही से नहीं करता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है,
क्यों नहीं करता? हमने बताया कि इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, लेकिन मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा है, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा, इसलिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित विषयों पर विचार करिए और उनके क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लेखित व्यवस्थित किया गया है, व्यवस्थित करना है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही क्रम क्या होगा? इसका सही क्रम बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से ही दिया गया है, इसी तरीके से आप इनके भागों को देखेंगे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर माफ़ी चाहती हूँ, बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ मैं हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए कैसे है, सही नहीं दिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर है, इसको समझिए कैसे है। देखिए अब भाग एक के यहाँ पर समझ लेते हैं, इसको इतना क्यों मेहनत करना है। यहाँ पर देखिए सिंपल तरीके से दिया गया है। भाग एक के अंतर्गत क्या कहता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संविधान की बात करता है। भाग दो आपके सिटीजनशिप की बात करता है। भाग तीन राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपीस की बात करता है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य की बात करता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पहले ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर इसके बाद आपका यहाँ पर ये आएगा, फिर आपका यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, क्लियर है? यही चीज़ बोली जा रही है ना। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है? प्रोविजंस और उनके कुछ पार्ट दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे नागरिकता भाग 2 में है, ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र है 7 में, देखना पड़ेगा, है कि नहीं। नगर पालिकाएं 9 की बात करता है, निर्वाचन 15 की बात करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बी संघ और राज्य क्षेत्र जो है वो करेक्ट नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है पर करेक्ट नहीं, बाकी के ऑप्शंस करेक्ट है। करेक्ट क्यों नहीं है संघ और राज्य क्षेत्र? क्योंकि संघ और राज्य क्षेत्र भाग 8 की बात करता है। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 239 से 242 तक। सिटीजनशिप भाग 2 में आता है, आर्टिकल 5 से 11 के बीच में। अनुच्छेद नगर पालिकाएं भाग 9A में आता है 243 त से 243 छ तक। निर्वाचन की बात करें तो भाग 15 में 324 से 329 तक के अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई, भाग 7 में नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य 4A, राज्य 6 भाग 6, भारत का महान्यायवादी भाग 9, भाग 8, ठीक है, माफी चाहती हूँ, भाग 13, ठीक है, 10, 11, 12, 13। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 के अंतर्गत दिए गए। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, ऑप्शन सी है, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी के सही सुमेलित यहाँ पर करेक्ट, बाकी के ऑप्शंस करेक्ट हैं। अभी क्यों नहीं है? मूल कर्तव्य क्या है? भाग 4A के अंतर्गत आता है। राज्य आपका भाग 6 के अंतर्गत आता है। भारत का महान्यायवादी भाग 5 के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। संघ और राज्य के बीच जो अधीन सेवाएं हैं वो भाग 14 के अंतर्गत आती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, क्योंकि यहाँ पर ये गलत है, बाकी के ऑप्शंस एकदम आपके करेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, सही सुमेलित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान भाग 16 संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। तो भाग 16 आप देखेंगे कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं, जैसे भारत का संविधान का भाग जो 15 है वो निर्वाचन से संबंधित है, आर्टिकल 324 से 329 के अंतर्गत आता है। संविधान का भाग यहाँ पर 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, आर्टिकल 330 से 342A तक आता है। यहाँ पर भाग 16 के बारे में पूछा गया था। ठीक है, संविधान का भाग 17 क्या कहता है? राजभाषा, आर्टिकल 343 से 351 तक। संविधान का भाग 18 क्या कहता है? आपात उपबंध, आर्टिकल 352 से 360 तक। तो आपको भी हर भाग के आगे इस तरह से ब्रैकेट में बना के लिख सकते हैं, किस आर्टिकल की बात, किस किस आर्टिकल की बात की गई है। अलग से आर्टिकल्स बनाइए, उनको डिवाइड करिए, उनको राज्य या केंद्र किस स्तर पे कैसे कैसे डिवीजन है उनको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इनसे प्रश्न ना केवल पीटी में बनते हैं, बल्कि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे अपनी, चाहे वो आप सिर्फ पॉलिटी की बात करिए और आप ऐसे वगैरह भी लिखेंगे या पर्यावरण की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी कुछ आर्टिकल्स आपके मेंशन होंगे। तो जब तक आपको मेंशन याद नहीं होगा आर्टिकल्स, आप उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उनको अपनी आंसर राइटिंग में नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स और उनके प्रोविजन दिए गए।
आर्टिकल 61 के सामने दिया गया राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। आर्टिकल 67 ख दिया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 94 दिया गया उपराष्ट्रपति को हटाना। आर्टिकल 90 दिया गया है यहाँ पर स्पीकर को हटाना। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी कैसे होगा, जैसे यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 67 ख आपका उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है, और आर्टिकल 94 आपका स्पीकर को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 90 आपका राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में भी चीजें दी गई हैं, तो घबराना या डरना या कंप्लेन नहीं करनी है, देखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर बताना है। यहाँ पर कुछ संस्थान दिए गए, उनके अनुच्छेद दिए गए, जैसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 315। ठीक है, वित्त आयोग, यहाँ पर वित्त आयोग की बात की जाए तो 280 की बात कर रहे हैं। प्रशासनिक आयोग आर्टिकल 148, संघ लोक सेवा आयोग 323A। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे आपका संघ लोक सेवा आयोग 315 से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इस प्रश्न, आप देखिए एक चीज पता चली, डी का 4 है यहाँ पर, डी का 1 है यहाँ पर। अब देख डी का 1 तो यहाँ पर 2 जगह दिया गया है, तो आइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हम यहाँ पर समझते हैं। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यहाँ पर ये होगा कैसे, क्योंकि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक आपका आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग आपका आता है आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक अधिकरण आपका आ जाएगा आर्टिकल 323A के अंतर्गत आ जाएगा, और संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपका आर्टिकल 315 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर स्पष्ट तरीके से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये हटा दीजिए। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट का प्रोविजन है? आर्टिकल 241, आर्टिकल 240, आर्टिकल 242, आर्टिकल 239। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 241 अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर ये कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? इसमें दिया गया है 239 क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 240 कहता है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 241 संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, और 242 निरसित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और उन्हें सही उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आर्टिकल्स दिए गए हैं 76, 148, 75, 131, और उनके सामने कहा गया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, भारत का महान्यायवादी, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। ये समझते हैं कैसे। यहाँ पर आर्टिकल 76 आपका भारत का महान्यायवादी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है आपका बी का 148 आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। आर्टिकल 75 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से। आर्टिकल 131 आपका सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। आइए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, सेम दिया गया है ना? कोई डाउट है? देख लीजिए, कुछ समस्या समझ में नहीं आ रही है तो पूछेगा, पहले कोशिश करिए समझने की। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और उत्तर का सही उत्तर का चयन करना है। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 42, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 45, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां आर्टिकल 14, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 41। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, विधि के सम्मुख समानता आर्टिकल 14, कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां आर्टिकल 42, और शैशव और उनके 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए आर्टिकल 45 दिया गया है। ठीक है, यानी कि डी का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी का 2 हो जाएगा, यानी कि आप देखेंगे कैसे कैसे मिलान करना है। विधि के सम्मुख समानता आपकी क्या है? विधि की सम्मुख समानता आर्टिकल 14, कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41। ठीक है, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की जो बात कर रहा है, आपकी बात कर रहा है अनुच्छेद 45। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कार्य करने की जो मानवीय स्थितियां हैं आर्टिकल 42 हो जाएगा। यही चीज दी गई है। आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो ग्रीन उस पर देख रहे हैं प्रिंट होकर आया है, ये आपको होमवर्क है आपका। तो चलिए अब होमवर्क क्या है इसको देखिए क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या थी? अ प्रेस फॉर फ्रीडम, राइटिंग द फ्यूचर, जर्नलिज्म एंड डेमोक्रेसी, फाइटिंग फेक न्यूज, मीडिया फॉर ट्रूथ। ठीक है, मीडिया फॉर ट्रूथ होगा, गार्डिंग अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन, अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म एंड इन द फेस ऑफ एनवायरमेंट क्राइसिस। सेकेंड क्वेश्चन
आज का आपका होमवर्क रहेगा 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस इंटरनेशनल सन डे के अवसर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस स्थान पर किया? इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली, ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली। ठीक है, 3 प्रश्न है आज आपको दिए गए हैं यहाँ पर। तीसरा प्रश्न ये रहा, पर्यटन विकास सूचकांक यात्रा और 2024 के संगठन द्वारा जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हैं जो आपको एज अ होमवर्क सर्च करना है। नहीं पता है तो उसका उत्तर दीजिए। और इसी के साथ आज के इस लेक्चर को फिलहाल के लिए यहाँ पर समाप्त करती हूँ और आगे आने वाले कल में देखेंगे जो हम एक लेक्चर आएगा जिसमें हम और विषय पर PYQs को देखेंगे और हम यहाँ पर जो PYQs लेकर आ रहे हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक से पर्टिकुलर जो है विषय पर लेकर आ रहे हैं ताकि एक सीरीज टाइप से एक लयबद्ध तरीके से चीज़ें चलें जिसमें आप समझ सके कि टॉपिक वाइज PYQs कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करने हैं। तो अभी तक आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल और वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ या जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। वीडियोज़ पे कमेंट जरूर करें, पूरा पढ़ने के बाद समझने के बाद। वीडियोस नहीं समझ आता है तो उन्हें कमेंट करें, अच्छा है तो भी अप्रिशिएट करें, कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो हमें बताएं। और इसी के साथ अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।